अब जरा ध्यान से सुनिए, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, आंसर दीजिए मुझे. लेट्स सी हाउ मेनी आर एबल टू आंसर द क्वेश्चन. सुनो, यू हैव टू रिवाइज. हाँ, डेली आप लोग शायद रिवीजन नहीं कर रहे. कितना जन रीड करता है? हाउ मेनी रीड एवरी डे? ओनली वन बॉय, 2 boys from there, 4 5 here. Baki busy? Okay. Take some time for studies also. It will be good. हाँ सुनिए, समझो. नीचे वो डबल रोटी वाला है, बराबर है ना? एक डबल रोटी वाला है ना? नहीं मालूम है. नीचे एक ग्रोसरी वाला है. ठीक है, नीचे ऐसा आंख बंद करके जाते हो क्या? हाँ, तो ग्रोसरी वाला है. तो ग्रोसरी वाले के पास एक कस्टमर आता है, बराबर? हाँ, ग्रोसरी वाले के पास कस्टमर आता है एंड समझो ना, वो कस्टमर का नाम है पी. अब ये आ गया कस्टमर उधर 1 अक्टूबर 2025 को, दिवाली के पहले, और 50,000 का गुड्स ले रहा है. कितने का गुड्स लिया? 50,000 का गुड्स लिया ऑन क्रेडिट, बराबर? क्या जर्नल एंट्री पास करेंगे? सुना ही नहीं दिया मुझे. हाँ, पी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. ओके, अभी तुमको AS9 मालूम है, तो क्या कंडीशन चेक करना चाहिए? कलेक्टेबल है कि नहीं? क्या तुमने नहीं, तो फिर ऑडिटर कैसा है तुम? AS9 पढ़ के आया, ऑडिटर का फायदा क्या हुआ? तुम ऑडिटर है, AS9 आता है, तुमको क्या पूछना चाहिए क्लाइंट को? ये तुम ऐसा क्या पूछ करके क्या बात करते हैं? जरा जोर से बराबर बात करो यार. हाँ, तुम आर्टिकलशिप के लिए जाएगा अगला साल, ये टाइम में आर्टिकलशिप में बिजी रहेगा, और तुम ऐसा एकदम ऐसा वो कंपनी का डायरेक्टर रहेगा, वो थोड़ी तुम्हारे से बोले नहीं बेटा जरा जोर से बोल. तुम जोर से नहीं बोलोगे तो उधर से वो गुस्सा करेगा, बोला कार्टून तो आता काय को है, और भी नहीं बोला तो बोला तुम्हारे जैसे लोग के वजह से खराब हो गया, ऐसा और ज्यादा सुना देगा. ठीक है, हाँ, तो जरा क्लियरली बोला करो. तो तुमको AS9 आता है तो बोलेगा सर कैन द रेवेन्यू बी, देयर इज सर्टेनिटी और नॉट? तो बोलता हाँ सर्टेनिटी है. तो क्या जर्नल एंट्री पास करेगा? बोलता सर्टेनिटी है. बोलता हाँ सर सर्टेनिटी है. तो यस बोल रहे हो, तो क्या जर्नल एंट्री पास करेगा? तो आपने बोला पी अकाउंट डेबिट 50,000 टू सेल्स, बराबर? 1 जनवरी हो गया 2026. 1 जनवरी 2026 हो गया. पी जो बिल्डिंग में रहता था वो बिल्डिंग गिर गया. गिर सकता है ना? तुम काय को दुखी हो रहे हैं? तुम ऑडिटर है, तुम थोड़ी बिल्डिंग में रहता था. तो बिल्डिंग कोलैप्स हो गया, और पी बोलता देखो भाई बिल्डिंग कोलैप्स हो गया, मैं भी कोलैप्स हो गया, अब मेरे पास पैसा, ऐसा बोल दिया. क्या करोगे तुम? जर्नल एंट्री चाहिए मेरे को. ये बोलता है बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू पी अकाउंट. वो बोलता है बैड डेब्ट्स टू पी. हाउ मेनी एग्री विथ हिम? ओनली 1 2. बस. अच्छा, सीधा बोलेगा पैसा नहीं दे सकता तो क्या सीधा बैड डेब्ट्स टू पी? क्या चेक करोगे इसमें से कितना पैसा रिकवर हो सकता है? अरे 50,000 है, तुमको मतलब भी समझता है क्या 50,000 किसको बोलते हैं?
तुम्हारा दोस्त ने तुम्हारे से 100 रुपया लिया और दिया नहीं, और बोलेगा देगा नहीं मैं तेरे को, तो क्या बोलते हैं? घर जाके क्या बोलते हैं? हाई बैड डेब जाल, ऐसा बोलते हैं कि झगड़ा करते हैं आप उससे? देखो देवी देवता लोग हैं, छोड़ देते हैं। कितना जन छोड़ देगा ऐसा? नहीं, कितना जन छोड़ देगा बता दो। कोई 100 रुपया लिया और बोलता है सॉरी हाँ अभी नहीं देगा मैं, बोला क्यों? गरीब हो गया मैं नहीं देगा। तो हाउ मेनी ऑफ यू विल लीव आउट ऑफ दिस स्पेस? मतलब ज्यादा पहचानता नहीं, ऑब्वियस ना, दिस इज पी, थोड़ी वो तुम्हारा मामा बन जाए, कस्टमर है। तो कॉलेज में ऐसा मिला बस, तो बोला अर्जेंट है 100 रुपया, दे दिया आपने। बोला मेडिसिन लेने का, दे दिया। कल आके बोलता मैं देगा नहीं, छोड़ देंगे आप? कितना जन छोड़ देंगे वो बता दो, चलो कितना जन नहीं छोड़ेंगे वो बता दो। हाँ, अच्छा ये लोग नहीं छोड़ेगा, छोड़ देंगे, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे ना, नहीं तो मैं अभी 100 रुपया ले लेता था। वही बोला कोई ना बोल रहे तो बोलो चलो अपन 100 रुपया ले लेते। अरे ऑब्वियस ना, कैसे थोड़ी बात करेगा यार, सीधा बोलता बैड डे, दूसरे का 50,000 गेला तो सोडून दे। अरे खुद का 100 रुपया छोड़ने को आप रेडी नहीं है, दूसरे का 50 रुपया बोलता बैड डेब्स कर दे। क्या सोच रहे हैं आप? चेक करोगे ना आप, और पता लगाओगे इसमें से मैं कितना रिकवर कर सकता हूं। पता लगेगा ना, उसका घर है किधर है, ऑफिस है क्या है, खुद तो क्रेडिबिलिटी चेक किया रहेगा ना। 50,000 का ऐसे ही दे दिया, कोई भी आएगा 50,000 का माल लेगा तो ऐसे ही दे देगा। तो क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? अगर वो डाउटफुल भी है, डाउटफुल है विथ रेस्पेक्ट टू द कलेक्शन, कलेक्शन अगर डाउटफुल है तो क्या करते हैं हम? प्रोविजन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्स करते हैं, सीधा बैड डेब्स नहीं करते। बैड डेब्स कभी करते हैं वो, तो क्या बोलते हैं हम उसको? इंसॉल्वेंसी। तुम्हारे से जिसने 100 रुपया लिया उसका पेपर में नाम आ गया, भाई ये लोग का परिवार इंसॉल्वेंट हो गया, तो आपको मालूम है ना कितना भी झगड़ा करेगा तो, हाँ, कोर्ट ही बोल दिया इंसॉल्वेंट है। तुम जाकर पुलिस को बोला माझ्या 100 घेतलं, बोला दिया ना ये इंसॉल्वेंट हो गया, अभी क्या मांग रहे हैं? नहीं समझ रहे हैं? तभी करोगे ना, अभी थोड़ी करोगे, तो प्रोविजन करोगे। व्हाट माय पॉइंट? आपको लग रहा है इसमें से 10,000 रुपया मिलना डाउटफुल है, बाकी 40 तो मैं वसूल कर लेगा, तो आप प्रोविजन फिर कितना का करोगे? 10,000 का। क्या पूरा का पूरा भी डाउटफुल है? डाउटफुल है, बैड डेब्स नहीं हुआ है, तो आप एंट्री क्या पास करोगे? समझो पूरा ही डाउटफुल है, फुल डाउटफुल है, जर्नल एंट्री बोलो। अजीब लोग हैं, जर्नल एंट्री नहीं आता है प्रोविजन का। हाँ वो सुना मैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब, बस खत्म। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब टू आरडीडी, हाँ वो कुछ पीछे से बुला रही है, वो उल्टा बोल रही है, बोलती है पीएनएल डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब। अपन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब को डेबिट कर रहा था, वो क्रेडिट कर रही है। एकदम बारी बारी हो गया ये। अभी पहला ये सॉल्व करना पड़ेगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा? कितना जन बोलता डेबिट होगा? 1, 2, 3, 4, एंड हाउ मेनी से क्रेडिट होगा? कोई नहीं है, ओनली वन। बाकी लोग काय पण चालेल, कभी डेबिट, कभी खुशी कभी गम। अरे कार्टून, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट का दूसरा नाम क्या है? हाँ, वो कहाँ रहता है ट्रायल बैलेंस में? आम्हाला काय माहित? हाँ,
कौन सा साइड में रहता है? रिजर्व है ना, रिजर्व का कौन सा बैलेंस रहता है हमेशा? हाँ, रिजर्व हमेशा क्रेडिट बैलेंस रहता है, आरडीडी हमेशा क्रेडिट बैलेंस रहता है। तो रिजर्व प्रोविजन ये हमेशा क्या होगा? क्रेडिट। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को भी क्या करता था? बोलते एक नहीं मालूम है, तुम दूसरा लफड़ा कर रहे हैं। क्रेडिट। कार्टून रिजर्व प्रोविजन वर्ड आया तो हमेशा क्रेडिट ही होगा वो। तो डेबिट कौन होगा? नुकसान है ना मेरा, तो पीएनएल अकाउंट डेबिट 50,000 टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। बराबर बोला, उसको भी डरा रहे तुम। प्रोविजन हमेशा, इतना रजिस्टर करो। इतना सरप्राइज क्या है? तुम ट्राई फाइनल अकाउंट करते ना 11वीं से। 11वीं किया ही नहीं? 11वीं से किया कि नहीं किया? फाइनल अकाउंट में आरडीडी कहाँ रहता था? कौन सा, ट्रायल बैलेंस की पीएनएल? हाँ, पहले ट्रायल बैलेंस में देखो, हमेशा क्रेडिट रहेगा। वो भी याद नहीं आ रहा है? उतना तो याद आ रहा है कि नहीं? कितना 100-200 बार देखा रहेगा, 11, 12, 12वीं, फिर ऊपर से फाउंडेशन, 100-150 प्रॉब्लम में किया रहेगा, फिर भी आपका याददाश्त कमजोर है। पीएनएल टू आरडीडी ऐसा कर देने का एंट्री। आर यू क्लियर? अच्छा, बहुत जन, ये क्यों करा रहा हूं मैं, बहुत जन को लगेगा सर 50,000 का सेल किया, अभी सुन लेना केयरफुली। तो कुछ लोग रहते हैं, आप लोग बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन कुछ बच्चे रहते हैं वो ऐसा उनको डाउट रहता है, सर 1 तारीख को मेरा सेल हुआ तो मैंने सेल रिकॉग्नाइज किया, अब ये पूरा का पूरा डाउटफुल हो गया, पूरा का पूरा डाउटफुल हो गया, तो बोलते रिवर्स कर दो। रिवर्स कर दो मतलब बोल दो सेल्स अकाउंट डेबिट टू पी, खत्म, सेल्स को ही उड़ा दो, ऐसा कुछ बच्चे बोलते हैं। सेल्स को ही कम कर दो बिकॉज माल ही नहीं है, जो बेचा उसका नुकसान हो गया। तो एस9 बोलता नहीं, एक बार आपने सेल को रिकॉग्नाइज कर दिया, उसको फिर आप रिवर्स नहीं कर सकते। तो मालूम पड़ा 31 मार्च आया, सब लोग ने बोलेगा 1,000 करोड़ का सेल हो गया, 31 मार्च का पीएनएल बनेगा 1,000 करोड़ का सेल, प्रॉफिट, स्टॉक मार्केट प्राइस बढ़ गया, और आप 1 अप्रैल को बोले रिवर्स, जीरो जाला, फिर आप बोला 31 मार्च को वापस 2,000 का सेल हो गया वापस, ऐसा घुमाएगा तो कैसे चलेगा? तो बोले एक बार सेल रिकॉग्नाइज हो गया, उसको आप आइए ऐसा ड्रिल करो, ड्रिल ड्रिल, ये अलाउड नहीं। आर वी कम्युनिकेटिंग? तो यही करेक्ट एंट्री है। आर वी क्लियर कि रिपीट करूं मैं? हाँ, अब दूसरा केस आ जाओ। ये मिस्टर पी है जिसके ऊपर आपने शक किया, वो 1 फरवरी हो गया, ईमानदार आदमी था, आके बोला अरे तब मैं सेटल जालो, अच्छा पैसे गया, उसने पैसा दे दिया, आपका क्या दे दिया? पैसा दे दिया। क्या जर्नल एंट्री पास करोगे? गुड क्वेश्चन, इजी इजी क्वेश्चन गुड क्वेश्चन हो जाता है। हाँ, कैश अकाउंट डेबिट टू कितना रुपया? हाँ, 50,000। नहीं समझ रहे? सुना? हाँ, हाँ। अब क्या हुआ? 1 अप्रैल आ गया, हमने सुना पी जो बिल्डिंग में रहता था वापस गिर गया, वो जो भी बिल्डिंग में जाता है गिर जाता है। गिरने के बाद वो आया अपने पास, बोला मेरे को ₹1,00,000 का गुड्स चाहिए ऑन क्रेडिट, और उसका बिल्डिंग ऑलरेडी गिर चुका है, समझ में है? उसका बिल्डिंग ऑलरेडी गिर चुका है, तो उसका बिल्डिंग गिर चुका है, तो इसकी वजह से क्या हुआ,
मार्केट में कोई भी उसको सामान नहीं बेच रहा है, तो भाई ये डेंजर आदमी है, इसका बिल्डिंग गिरता है, ये भी गिरता है, तो अपन इसको माल नहीं बेचेंगे। तो ये आया अपने पास, तो देखो साहब मैं गिर गया था फिर भी पैसा दिया कि नहीं? बोला हाँ भाई। अच्छा आदमी है कि नहीं? बोला हाँ भाई। बोला मेरा बिल्डिंग वापस गिर गया? हाँ सुना मैंने। तो मेरे को कोई माल नहीं बेच रहा है बिकॉज सब लोग मेरे पे शक कर रहे हैं। तो बोलता मुझे भी शक है। बोलते लेकिन आप मेरे पे भरोसा करो और मुझे पैसा दो, मतलब सॉरी गुड्स दे दो। तो आप एकदम दिलदार आदमी है, अपने ₹1,00,000 का गुड भेज डाला। जबी की कलेक्ट होने का चांस एकदम कम है। फिर क्यों दिया आपने? मस्ती है। क्यों दिया आपने? अगर आपको लगा उसने, हाँ ये देखो एक बिजनेस लेडी है बोल रही है कि ये देखो पहला ऐसा गिर के उठा तो मैं एकदम ऐसा मुझे लगा भाई इसका पास्ट अच्छा है, भले आज तकलीफ में है तो मेरे को हेल्प करना है, ऐसा बोल रही है। मैं हेल्प करने के रास्ते से दे दिया, भाग गया था वरना नहीं, ऐसा रेडी है रिस्क लेने को, बराबर ना? हाँ तो बिजनेस लेडी है, अभी आप अकाउंटेंट है, जर्नल एंट्री बोलो। हाँ अच्छा एंट्री नहीं पास करेगी, शी सेइंग नो एंट्री। हाँ लेकिन बिजनेस लेडी एंट्री थोड़ी बोलेगा, आप शांति रखो जरा। हाँ हाँ बाकी लोगों को कंफ्यूज मत करो, आपके पास आएंगे लास्ट में। हाँ ये ऑडिटर लोग बैठा है ना, बोलेगा ना। हाँ बोलो भाई ऑडिटर लोग। ओके बोलिए ऑडिटर लोग क्या कर रहे हैं? ऑडिटर लोग को जवाब ही नहीं, अरे क्या सरप्राइजिंग, तुम्हारा सेठ जवाब देने को रेडी है, तुम ऑडिटर होने के बाद भी जवाब नहीं दे रहे हैं। अच्छा सेठ माल भी बेचेगा, जर्नल एंट्री भी करेगा, आप ऑडिटर क्या करेगा? जाके चाय पी के आएगा। हाँ बोलो। अच्छा चलो उसको ही पूछते हैं भाई, नो एंट्री, शी सेइंग नो एंट्री, द काम आसान, एंट्रीज नको, आई मीन एग्री विथ हर। कितना ऑडिटर लोग बोलता है सही है सर? ऑडिटर लोग ना पूछने के बाद भी जवाब नहीं दे रहे हैं। ओनली वन बॉय सेज बराबर है। आप एंट्री बोलो ना, आप ऑडिटर है। गुड्स लॉस्ट, ये लॉस्ट मतलब कहां लॉस्ट कर दिया? रिक्शा में छोड़ दिया? सरप्राइजिंग, क्या जवाब दे रहे फटाफट सांगा। सबसे पहला सेल्स का एंट्री नहीं आएगा। क्यों सेल्स का एंट्री नहीं आएगा? अनसर्टेनिटी है कलेक्टेबिलिटी का, तो नहीं करने का। लेकिन माल मेरे दुकान में किसके पास पड़ा है? मेरे को इन्वेंट्री में से क्या करना पड़ेगा? हाँ तो इन्वेंट्री को क्या करेगा? सही है, डेबिट क्रेडिट, फिर क्रेडिट फिर डेबिट। वो ऑडिटर लोग, हाँ हाँ तो क्या है? ऐसा मैं चिल्लाने के बाद बोला ऑडिटर, हाँ संग तो इन्वेंट्री क्रेडिट होएगा ना, डेबिट किसको करेगा फिर? क्या ₹3? अरे माल किसके पास पड़ा है? हाँ तो गुड्स विथ कस्टमर, गुड्स विथ कस्टमर अकाउंट डेबिट 1 लाख, तो इन्वेंट्री 1 लाख, खत्म।
सेल रिकॉग्नाइज नहीं करने का। नहीं समझा? सुन रहे कि नहीं? अभी आ गया 1 जून, पी आ गया वापस, बोला मैं आ गया। बोला क्या हो गया? बोला अभी मैं सेटल हो गया, मेरे पास पैसे आ गए, अभी मैं 50 देता हूं, अगला महीने में 50 दे देता हूं। बोला 50 हाँ, बाकी का 50 नेक्स्ट मंथ, मैं सेटल हो गया। जर्नल एंट्री। कितना टाइम लेते रहे ऑडिटर लोग, टाइम पास हुए। तुमको टर्न मिल गया ना, और कोई? हाँ बोलो। हाँ ये कुछ बोल रही है। She's saying cash debit 50, outstanding debit 50 to P, बराबर? हाँ पीछे से बुला रहा है। अमाउंट कौन बोलेगा? She's saying cash to sales 50,000. How many agree with the first option? Cash debit, outstanding debit to P. Nobody agrees. Second option, cash to sales 50. Only one boy agrees. How many say wrong है? उसका पार्टनर बोलता रॉन्ग है। हाँ बोलो। डेबिट में ₹1,00,000 आता है, क्रेडिट में 1,00,000 आता है। शी सेइंग कैश डेबिट 50,000 है तो सबको आना चाहिए। टू सेल्स, सेल्स अभी रिकॉर्ड हो रहा है, इसके पहले सेल्स रिकॉर्ड हुआ था कि नहीं हुआ था? अभी करना पड़ेगा ना, सर्टेनिटी आ गया। कितने का सेल रिकॉर्ड करेगा? पूरा 1,00,000 का। तो 50 मिला, 50 बाकी है तो किसका नाम लिखेगा? डेटर। खत्म। समझा लॉजिक? समझा कि नहीं समझा? हाँ, मॉड्यूल में ना जर्नल एंट्री नहीं है, सिर्फ बोला है लिख दो, रिकॉर्ड कर दो। तो अपने को समझता नहीं रिकॉर्ड करो, क्या रिकॉर्ड करने का? फिर अपने पास ऐसा आइडिया आइडिया नया नया रहता है, इसे मैंने जर्नल एंट्री लिखा है। हाँ अरे अभी ऊपर फिर क्या को बोला तुम लोग? जब मैंने बोला माल उधारी में बेचा तो आप लोग ने क्या एंट्री बोला? आप लोग ने क्या एंट्री बोला? माल उधारी में बेचा था तो बोलने का ना आउटस्टैंडिंग टू सेल, काय को नहीं बोला? तुम्हारा मर्जी है। 10-12 लाइन ऊपर बोलेगा पी, फिर 12 लाइन नीचे बोले आउटस्टैंडिंग, फिर जाते जाते नया नाम बोला प्रीपेड। मतलब कुछ भी बोलने का नहीं, एक ही बात है ना, डेटर टू सेल ही करता है ना हम, तो फिर काय को चेंज करता है? डन, क्लियर है? समझा आपको? गॉट इट और नॉट गॉट इट? हाँ तो ये ध्यान रखना, ये प्रोविजन है। तो बी वेरी वेरी क्लियर, जब माल बेच रहे तब मेरे पास सर्टेनिटी था तो रिकॉर्ड करूंगा, अनसर्टेनिटी है तो प्रोविजन बनाऊंगा, अनसर्टेनिटी है तो प्रोविजन बनाऊंगा। बट जब मैं माल बेच रहा हूं तभी अनसर्टेनिटी है तो सेल रिकॉर्ड मत करो। कब रिकॉर्ड करना है? जब सर्टेनिटी आएगी। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। हाँ तो ये ध्यान रखो। क्लियर ऑन इट? समझा आपको? ये ध्यान होना चाहिए। आई होप यू क्लियर, अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू। हाँ पहले रीड तो, ये क्लर्क रीड तो करो, तुमको लिखने को इतना मजा आता है, रीड तो करो यार। मैं तुमको सोचने का काम पहला दे रहा हूं, तुम रीड नहीं कर रहे हो। रीड करो, क्या लिखा है?
इफेक्ट्स ऑफ अनसर्टेनिटी इन रेवेन्यू रिकॉग्निशन. हाँ, नंबर 1 क्या लिखा है? इनिशियल अनसर्टेनिटी. व्हाट इज द मीनिंग इनिशियल अनसर्टेनिटी? जब माल बेच रहा है तभी हमको पता चल गया कि भाई पैसा नहीं मिलने वाला है, फिर भी क्यों माल बेच रहा है? क्यों माल बेचा फिर भी? ये डाउट बाद में आप आता है आपको, इसलिए मैं आज पूछ रहा हूं, अभी पूछ रहा हूं. मालूम पड़ा ओल्ड कस्टमर है, बहुत माल बेचा है, बहुत कमाया अपन ने इससे, तो अपन ने बहुत पैसा कमाया, तो अपने को लगता है अरे जान दे यार, अपन ने इससे बहुत पैसे बनाए, अभी जाने दो, इसका तकलीफ का टाइम है तो मैं उसको हेल्प करता हूं. लॉजिक समझा क्या? ये आप जब भी पढ़ते हो ना तभी आपको डाउट आता है कि सर काय को फिर माल ही काय को बेचता है? माल इसलिए बेच रहा है बिकॉज हमको लगता है इट्स ओके, कभी कभी थोड़ा हेल्प कर लेना चाहिए, तो इसलिए शायद आप माल बेच रहे हैं. आर वी क्लियर कम्युनिकेटिंग? हेलो. हाँ, तो क्या करने का वो केस में? नो रेवेन्यू टू बी रिकॉग्नाइज्ड. रीड करो, नो रेवेन्यू टू बी रिकॉग्नाइज्ड. अगला पढ़ो क्या लिखा है? पोस्टपोन द रेवेन्यू recognition till the time we get certainty in our ability to collect the revenue. Are we clear? Second part read करो. Come on, I want you to read the second part. Read करो क्या बोला? हम्म. ठीक है, लिख दे, राइट डाउन, हेडिंग दे दो. कितना पार्ट नंबर बोलो, कौन सा पार्ट नंबर है ये? पार्ट नंबर 4. राइट डाउन, लिख दो पार्ट नंबर 4. राइट डाउन. इफेक्ट्स ऑफ अनसर्टेनिटी. Effects of uncertainty in revenue recognition. Effects of uncertainty in revenue recognition. चलो दो पार्ट कर दो. इनिशियल अनसर्टेनिटी, इनिशियल अनसर्टेनिटी. दूसरा पार्ट सबसीक्वेंट अनसर्टेनिटी, सबसीक्वेंट अनसर्टेनिटी. फर्स्ट पार्ट में लिखो नो रेवेन्यू टू बी रिकॉग्नाइज्ड, नो रेवेन्यू टू बी रिकॉग्नाइज्ड. सेकेंड पार्ट में लिखो रेवेन्यू would have been initially recorded, revenue would have been initially recorded. बराबर. फर्स्ट पार्ट में एरो मार्क. पोस्टपोन रेवेन्यू रिकॉग्निशन, postpone revenue recognition till the time, postpone revenue recognition till the time we get certainty, till the time we get certainty in our ability, in our ability to collect revenue. बराबर. सेकेंड पार्ट में चले जाओ, इसमें अंडरलाइन कर लो वर्ड पोस्टपोनमेंट, पोस्टपोन. नेक्स्ट सेकेंड पार्ट में एरो मार्क डालो. क्रिएट प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, create provision for bad debts, bracket RDD, create provision for bad debts, bracket RDD, when uncertainty subsequently arises, when uncertainty subsequently arises.
subsequently arises, full stop. ब्रैकेट में लिखो रेवेन्यू ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड, revenue already recognized are not permitted to be reversed, are not permitted to be reversed. बराबर क्लियर है कि नहीं? जर्नल एंट्री लिख के रखना है कि फर्स्ट केस सेकंड केस में क्या जर्नल एंट्री है कि जाने दो? हाँ तो लिख दो फर्स्ट पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में लिखो एग्जाम्पल, लिखो फर्स्ट पार्ट में लिखना है एग्जाम्पल, गुड्स सोल्ड फॉर ₹50,000 टू मिस्टर पी। बराबर एरो मार्क डाल दो, नीचे लिखो नो एंट्री फॉर सेल्स, बट एडजस्ट इन्वेंट्री, बट एडजस्ट इन्वेंट्री। बराबर क्या एंट्री पास करेंगे? नेक्स्ट लाइन में जर्नल एंट्री लिख के रखो। क्या एंट्री बोला था हमने? गुड्स विथ कस्टमर अकाउंट डेबिट, गुड्स विथ कस्टमर अकाउंट डेबिट टू इन्वेंट्री 50,000 50,000। बराबर चलो सेकेंड पार्ट में चले जाओ, उधर भी लिख लो एग्जाम्पल, गुड्स सॉरी गुड्स सोल्ड फॉर ₹50,000 टू पी, गुड्स सोल्ड ऑफ ₹50,000 टू पी। एरो मार्क डाउन, जर्नल एंट्री बनाओ। क्या एंट्री लिखेंगे बोलो? पी अकाउंट डेबिट टू सेल्स, P account debit to sales 50,000 50,000। बराबर नीचे लिखो uncertainty arises, uncertainty arises at a later date, uncertainty arises at a later date। क्या एंट्री पास करेंगे? P&L account debit 50,000 to क्या? Provision for doubtful debts, to provision for doubtful debts 50,000। समझ में आया? Yes or no? चलो नेक्स्ट, अब यहां पर नेक्स्ट पार्ट ऑफ डिस्कशन कर लेते। सुनिए जरा ध्यान से, कौन सा चीज रेवेन्यू करके नहीं रिकॉग्नाइज करने का आपका एक्सपीरियंस है लाइफ में? 11वीं 12वीं फाउंडेशन, विच थिंग्स आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज रेवेन्यू। भले आपको पैसा मिला या मिलने वाला है, फिर भी आप बोलते नहीं मैं रिकॉग्नाइज नहीं करूंगा रेवेन्यू। हाँ गवर्नमेंट ने उनको रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं किया, किया ना? सैलरी के लिए मिला गवर्नमेंट ग्रांट, पैसा लेने का बंद ना बोलने का। हाँ बोलो भाई, गुडविल एसेट है तो सिर्फ गुडविल बोलेगा तो कैसा मालूम पड़ेगा? एसेट है भाई। हाँ बोलो।
डोनेशन फॉर स्पेसिफिक पर्पस, ओके, और नॉर्मल बिजनेस, हाँ, सेल ऑफ प्लांट, गुड बॉय, बोलता है सेल एसेट बेचा तो मैं उसको सेल मतलब क्या बोलते, रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं करूंगा, क्या एंट्री पास करते हैं, हाँ, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू प्लांट अकाउंट, और प्रॉफिट हुआ तो ऐसा सब नहीं पूछने का, हाँ, शी सेइंग कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू प्लांट अकाउंट टू पीएनएल अकाउंट, मतलब सीधा हम किधर ट्रांसफर कर रहे हैं, सेल करके रिकॉग्नाइज कर रहे हैं क्या, हाँ, तो इसको बोलते हैं रियलाइज्ड गेन फ्रॉम सेल ऑफ एसेट, क्या बोलते हैं, फ्रॉम, तो डोंट से सेल हो गया तो रेवेन्यू में आएगा, नहीं, मेरा एसेट 50,000 का, मैंने 55 में बेचा, तो 50 तो एसेट से डिडक्ट होगा, बाकी का 5,000 पीएनएल में जाएगा डायरेक्टली, सेल करके नहीं बोलेंगे, समझा क्या नहीं, गुड, और कैन देयर बी अनरियलाइज्ड गेन, कैन देयर बी अनरियलाइज्ड गेन फ्रॉम फिक्स्ड एसेट्स, अनरियलाइज्ड गेन ऑन फिक्स्ड एसेट बोला मैं, अनरियलाइज्ड गेन ऑन फिक्स्ड एसेट कब होता है, बढ़िया है, एग्जाम्पल सिंपल है, आपने फिक्स्ड एसेट को रिवैल्यूएशन किया, गुड गर्ल, रिवैल्यूएशन किया, कहां सीखा रिवैल्यूएशन किया, फिक्स्ड एसेट को रिवैल्यू किया, कहां सीखा, एडमिशन, डेथ, रिटायरमेंट, पार्टनरशिप फर्म, तो कहां डालते हैं, वो गेन को कहां डालते हैं, पीएनएल में डालते हैं, रिवैल्यूएशन में डालते हैं, स्पेशल ओकेजन रहेगा नहीं तो रिवैल्यूएशन रिजर्व में डालते हैं, सेल करके तो नहीं दिखाते, तो रियलाइज्ड हो या अनरियलाइज्ड हो, सेल करके ट्रीट नहीं करने का, दैट इज अ मीनिंग, क्लैरिटी, समझ में, अंडरस्टैंडिंग, तो देखो जरा क्या एक बार रीड कर लेते हैं हम, पहले रीड करो फिर देन वी विल रीड इट, क्या लिखा है, पॉइंट नंबर 1, मैंडेटरी फॉर, मीनिंग इसका मीनिंग बताया था मैंने, मैं जब भी चालू किया AS9 तभी मैं बोला था मैंने, आए कुछ बोल रही है, असं काही नाही सांगितलं, हे नवीन गोष्ट है, मैं खुद तो बोला था AS9 के बारे में, मैंने बोला था ये सबसे इंपॉर्टेंट AS है, उसका रीजन बोला था मैं, हाँ, हाँ, कोई भी बिजनेस हो, कोई भी बिजनेस रेवेन्यू के बिना होगा ही नहीं, ये तो ऐसा हो गया, आप बोलते हमारा परिवार है, कोई इनकम नहीं आता है, फिर भी हम सब कुछ खाते भी थे, कहां से करेंगे, खुद तो रेवेन्यू आना चाहिए ना, अरे हाँ ना, हाँ, ऑब्वियस, there cannot be any business where revenue is not there, can there be a business without fixed asset,
यस, क्यों बिजनेस नहीं हो सकता फिक्स्ड एसेट के बिना? कहाँ है फिक्स्ड है? नीचे वो बाजी वाला है, सब्जी वाला है, सब्जी लगाता है रोड पे, सोचेगा पूछो फिक्स्ड एसेट किधर है तेरा? क्या बोला, टोकरी? बोला टोकरी कैसा फिक्स्ड एसेट हो गया? उसका लाइफ तो बोलेगा 12 महीने से कम है। नहीं समझा? या बोलता है वो हर 3-4 महीने में आता है, बीएमसी वाला उठा के लेके जाता है। तो फिर तो हो सकता है ना फिक्स्ड एसेट के बिना? तो ऑब्वियस, क्यों नहीं हो सकता है? फिक्स्ड एसेट के बिना भी हो सकता है, डेप्रिसिएशन के बिना भी हो सकता है, इंटेंजिबल एसेट के बिना भी हो सकता है। मेनी थिंग्स आर पॉसिबल। इनकम टैक्स के बिना भी हो सकता है, बट रेवेन्यू के बिना कैसा होएगा? इसलिए मैंडेटरी है, कंपलसरी है। फिर पढ़ो आगे। Example of items included, not included in the definition of revenue for the purpose of पहला वाला realize gain from disposal of a non-current asset। ये तो बात किया ना हमने। कौन सा एग्जाम्पल बात किया था मैंने? मशीनरी बेचा at a profit। नेक्स्ट दूसरा, unrealized gain from holding of a non-current asset। ये कौन सा एग्जाम्पल बोला? रिवैल्यूएशन। हेलो, वैसे क्या कर सकते हैं? अनरियलाइज गेन फ्रॉम होल्डिंग ऑफ। इसका एग्जांपल आप बताएंगे। ये मालूम है आपको, 11वीं से ही पढ़ा है, यू स्टडीड फ्रॉम 11th स्टैंडर्ड। मैं बोलेगा दुख होगा, हाँ बोलो। नहीं बोलेगा। मैं बोलेगा दुख होगा, 11वीं में ही पढ़ा। Is closing stock of finished goods current asset? गुड क्वेश्चन। अरे क्लोजिंग स्टॉक करंट एसेट है कि नहीं है? हाँ, कितना जन को लग रहा नहीं है? करंट एसेट का डेफिनेशन क्या था? जिसका लाइफ ही नहीं है, 1 साल से कम है ना क्लोजिंग स्टॉक। वो नीचे ऐसा वड़ा पाव वाला पाव लाता है तो क्या बोला, 1 साल से ज्यादा पाव रख के बेचते हैं, स्टॉक हो गया ना उसका। हाँ, सिंपल है। उसमें कहां से आ गया अनरियलाइज गेन? अब इतना हिंट दिया मैंने। हाँ, गुड गर्ल। हम स्टॉक वैल्यूएशन के टाइम में भी इसे कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। तो कॉस्ट 10,000 है, मार्केट प्राइस 15,000 है, क्यों 15,000 नहीं ले रहे? अगर आप क्लोजिंग स्टॉक को 15,000 लेता तो ऑटोमेटिकली प्रॉफिट बढ़ जाता था। बड़ा बड़ा नहीं दे रहे हैं क्या? क्योंकि वो अनरियलाइज्ड है, मालूम नहीं अगला महीना बिकेगा कि नहीं। 5,000 एक्स्ट्रा में मालूम पड़ा, जब बेचने को गया 9,000 का भाव हो गया, 11,000 का भाव हो गया, तो 5,000 कहां कमाया? ऐसा हर एक का एग्जाम्पल मालूम होना चाहिए। दूसरा पढ़ो, नेचुरल इंक्रीजेस इन हर्ड्स एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। तुम काऊ लेके आया, पुष्कर मेला था ना? पुष्कर मेला नहीं मालूम है? राजस्थान मालूम है? राजस्थान भी नहीं मालूम है? उधर भी चल रहा है ना, पुष्कर मेला चल रहा है ना, वो भी नहीं मालूम है? हाँ, तो उधर एक हॉर्स है 5 करोड़ का, और कुछ काऊ है 10 करोड़ का। तो बहुत लोग हॉर्स में, हॉर्स मेरे से हॉर्स बेटर है, आपसे हॉर्स बेटर ही है, 10 करोड़ का बिक रहे हो। 10 करोड़ का हॉर्स है, 15 करोड़ का कुछ काऊ है,
समझो ना, कोई लेके गया 10 करोड़ का हॉर्स, तो 10 करोड़ का हॉर्स लेके गया, जर्नल एंट्री क्या पास करेगा? अरे बोलो। लाइव स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, कितना? 15 करोड़, चलो 10 करोड़। कैश बैंक क्या, कैश मतलब कैसे ट्रक में लेके आएगा पैसा? हाँ बैंक, 10 करोड़ कहां से कैश लाता है तुम? और उसका वो भी आजकल बैंक में 200-200 का नोट देता है, 100-100 का नोट, तो 10 करोड़ क्या करेगा, 2 ट्रक में लेके जाएगा? हाँ तो ऑब्वियस ना बैंक। एनीवे चलो, सो मालूम पड़ा हॉर्स लेके गया 15 करोड़ का, 6 महीने में हॉर्स ने एक बच्चा दे दिया, जर्नल एंट्री। अरे दुकान में स्टॉक बढ़ गया ना, इन्वेंट्री बढ़ गया क्या नहीं? तुम्हारा बैलेंस शीट में मालूम पड़ा एक ही हॉर्स दिखा रहा है, इनकम टैक्स वाला आ गया बोलता है हॉर्स दिखाओ, एक बैलेंस शीट में एक दिख रहा है, और अपना स्टड में तो बोला किधर है, चोरी करके लाया है, पुलिस में कंप्लेन करो। तो जर्नल एंट्री बोलो। तो बहुत जन सोच रहे ये तो कभी ऐसा कोई विचारलेस नाही. मालूम पड़ा तुम्हारा दादाजी का रत्नगिरी में आम का फार्म है. हाँ, दादाजी का मालूम पड़ा आम का फार्म लगा के गए दादाजी, या दादाजी दादी नानी जो भी है, या परदादा परदादी. आप चला गया, अब हर साल जाता है वहां से मैंगो तोड़ के लेके आता है और इधर आके बेचता है. व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द मैंगो फॉर यू? जीरो. तो आपका स्टॉक वैल्यू जीरो हो, तो बुक्स में स्टॉक रिकॉर्ड ही नहीं होगा. इनकम टैक्स वाला आ गया, गोडाउन में पड़ा है 5 करोड़ का मैंगो पड़ा है, बुक्स में मैंगो ही नहीं है. हाँ, तो ये जो फायदा हो गया उसको AS9 रिकॉग्नाइज नहीं करता है. फायदा हुआ ना, 15 करोड़ का घोड़ा लाया, वो घोड़े ने एक बच्चा दिया, तो लॉजिकली स्पीकिंग तो फायदा हो गया मेरे को. अभी 15 करोड़ में 2 घोड़ा मिल गया. अब डोंट से 7.5 7.5, फायदा हुआ ना मेरे को. हाँ, तो लॉजिकल. तो लेकिन वो PNL में नहीं क्या बोलते हैं, सेल्स करके रिकॉग्नाइज नहीं करना है. तो क्या करना है, वो सेपरेट है, अलग इंडेस है, इंडेस 41 करके. एएस तो नहीं है, इंडेस है, इंडेस 41 करके एग्रीकल्चर के ऊपर. बट सेल रिकॉग्नाइज नहीं करना है, दैट्स अ होल पॉइंट. मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं सो टू अंडरस्टैंड प्रॉपर. क्लियर है? समझा? नेक्स्ट पढ़ो, फिर मैं, आप एग्जांपल बोलो या तो मैं दूंगा. बोलिए. आप ऐसा पढ़ रहे हैं ना, बाजू वाला क्लास हो जाएगा. हाँ बोलो एग्जाम्पल. और थोड़ा डिटेल अच्छे से समझाइए. सिंपल, आपने माल बेचा, सुन रहे क्या? आप ट्रम्प को माल बेचा 1000 करोड़, $1000 का, तो $1000 का ट्रम्प को माल बेचा, सुन रहे क्या? 80 रुपया, $1 का 80 रुपया है. जर्नल एंट्री क्या पास करोगे? ट्रम्प का नाम है तो तुम क्यों डरते हैं? बोल भाई. ट्रम्प को माल बेचा,
बोलो। हाँ, अमाउंट के लिए सेक्रेटरी आएगा। बराबर है। हाँ ना। हाँ, अभी 1 महीना हो गया, ये 1 फरवरी का था, ये 1 फरवरी का था। 1 मार्च को मालूम पड़ा डॉलर का भाव बढ़ के 90 रुपीज हो गया। तो आपके लिए अच्छा हुआ कि खराब हो गया? हाँ, हमनी से अच्छा हो गया। क्यों अच्छा हो गया? हमनी से अच्छा हुआ, मेरे को रीजन चाहिए। हमनी से अच्छा हो गया, रीजन चाहिए भाई। सिर्फ 2 जन बोल रहे हैं अच्छा हो गया, और एक बोल रही है हमनी से खराब हो गया। हमनी से न्यूट्रल है। ये अजीब है, तुमको क्या प्रॉब्लम है? मैं तो समझ ही नहीं रहा, तुम पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। तीन ही होगा ना, अच्छा होगा, खराब हो गया, न्यूट्रल। तो मैं नया ऑप्शन पैदा किया तुम्हारे लिए, न्यूट्रल। क्या बोले ना, काय फर्क नहीं चला? फिर भी तुम जवाब नहीं दे रहे। फुल एक्सप्लेन, अच्छा हो गया। अच्छा क्या हुआ? हाँ, तो आपको फायदा क्या हुआ? कौन ट्रम्प देगा? गुड गर्ल। ट्रम्प से $1,000 ही आएगा। लेकिन जब मैं बेच रहा था तभी डॉलर क्या भाव में जाता था। लेकिन आज वही डॉलर लेके जाएगा मैं आरबीआई के पास, तो आपको तो कितने का फायदा हो गया? किसकी वजह से? डॉलर का रेट बढ़ गया उसके वजह से। उसका एग्जाम्पल है। इज इट रियलाइज्ड और अनरियलाइज्ड? बोलो। रियलाइज कभी होगा? जब हम जाएंगे आरबीआई के पास, देके आएंगे। आर वी गेटिंग माई पॉइंट? तो उसको रेवेन्यू ट्रीट करने का कि नहीं करने का? बोलो, सेल्स करके नहीं ट्रीट होगा। वो गेन होगा 10,000 का फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन के कारण। या पड़ेगा AS11 में। कहा पड़ेगा? हाँ, तो AS11 पढ़ने का तो ये मालूम पड़ेगा, AS11। आर वी गेटिंग माई पॉइंट? कंफ्यूजन? नेक्स्ट, दूसरा वाला पढ़ो। लेट्स सी हु इज स्मार्ट। हाँ, क्या एग्जाम्पल बोलो। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल। हाँ, ये बोल रहे मैं पैदा कर रहा हूं। हाँ, पूरा पूरा बराबर बोल रहे, पूरा तो करो। ये बोलता क्रेडिटर ने डिस्काउंट दिया। कौन सा वर्ड बोला क्रेडिटर है? ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन मतलब मुझे पैसा देना है, और कम देना पड़ा कि ज्यादा देना पड़ा, तो मुझे फायदा होगा। लेकिन उसको क्या नहीं ट्रीट करने का? सेल। किधर किधर उठा के डाल देने का? PNL गेटिंग? चलो अभी इसको रीड करो, जवाब दो, क्या लिखा है? हाँ, इसका मीनिंग बता दो। हाँ। हम्म।
वो बोलते एम्प्लॉय को वर्कमैन फंड था कुछ, पहला लगा 50,000 देना पड़ेगा, अब मालूम पड़ रहा है 40 ही देना पड़ेगा, बोलते फायदा हो गया, अनरियलाइज गेन. How many agree with her? And how many say she is wrong? Nobody. क्लियर है? समझ में आया क्या? बराबर एग्जाम्पल बोल रही है. क्लियर? क्या मालूम पड़ा तुम्हारा क्रेडिटर है जिसको ₹1,00,000 देने का है, और क्रेडिटर ने मालूम पड़ा बोले मेरा कंपनी का सिल्वर जुबली है, तो इस साल जिसको भी पैसा मुझे देना, मतलब दोज हु हैव टू रिकवर मनी फ्रॉम, वी हैव टू रिकवर मनी, वो सबको डिस्काउंट देने वाला हूं मैं, कि मेरा 25 साल हो गया, तो अपने को 25% डिस्काउंट मिल जाएगा, तो अपने को फायदा हो जाएगा. तो हम बोलते पैसा तो हम 2 महीने के बाद ही देंगे, लेकिन ये कम कर देंगे. गॉट द पॉइंट? अंडरस्टूड? सो दैट इज द मीनिंग ऑफ इट. नोट डाउन कर ले, लिख दो. पार्ट नंबर 5, पार्ट 5, heading additional points. Additional points, point number 1. लिखो. AS9 mandatory for all enterprises. Underline the word mandatory. What is the meaning of the word mandatory? Huh? Oh my God, thank you very much. कभी कभी करेक्ट बोलते तो ऐसा सरप्राइजिंग लगता है, और बाद में इजी चीज छोड़ देते हैं. So next point number 2. Examples of items. Examples of items not included. Examples of items not included within the definition of, not included within the definition of revenue, not included within the definition of revenue for the purpose of AS9, for the purpose of AS9. Subpoint A. Subpoint A. Realized gain from disposal of non-current assets. समझा? नॉन करंट एसेट का मीनिंग मालूम है ना? क्या है? अरे बोलो. मोर देन 12 मंथ्स, 12 महीने से ज्यादा. क्या क्या है एग्जाम्पल उसका? पीपीई, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट. पेंसिल से लिख के रखने का, ये अपना जिंदगी है अगर है तो. हाँ, नॉन करंट एसेट के उधर अंडरलाइन करने का और लिख के रखने का. लाइफ मोर देन 12 मंथ्स, एग्जाम्पल पीपीई, यही शब्द यूज होगा अभी. पीपीई मतलब प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट. उसमें सब आ गया तुम्हारा, लैंड, बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, व्हीकल, फलाना डिंगला, सब आ जाएगा. आर वी गेटिंग माय पॉइंट? ये किधर कवर होगा? AS10. AS10 है पीपीई के लिए. ओके, नेक्स्ट सब पॉइंट बी. Unrealized gain from holding of non-current assets. Unrealized gain from holding of non-current assets. ऊपर अंडरलाइन करो वर्ड डिस्पोजल, और नीचे अंडरलाइन करो वर्ड होल्डिंग.
डिस्पोजल मतलब क्या? बेचा, बेचा, राइट ऑफ किया, सुन रहे? राइट ऑफ किया, एक्सचेंज किया, एक्सचेंज, समझ रहे? आपने अपने किताब से उठा के बाहर फेंक दिया बस। जैसे तुम्हारे घर में दिवाली के टाइम में सब कचरा साफ करता है ना, कुछ कुछ चीज क्या करते हैं आप? फेंक देते हैं, कुछ कुछ चीज रखते हैं, कुछ कुछ चीज बेच देते हैं, वापस कुछ कुछ चीज बेच देते हैं। तो या तो कचरे के डब्बे में डालना है, या तो बेच देता है, या वो दे के दूसरा लाता है। तीनों को क्या बोलते हैं? डिस्पोजल। आप बोलेगा काय को इतना बोल रहा है? ये नहीं तो सेल बोलता था ना। अगर तुम्हारा दिमाग में डिस्पोजल का मतलब सेल ही है तो सेल ही बोलने का ना, डिस्पोजल काय को बोलता है? तो यू टू अंडरस्टैंड, नाम चेंज कर दिया और अपने दिमाग में एक ही वर्ड आ रहा है तो अपना थिंकिंग में कमजोरी हो सकता है। तो ऐसा दिमाग खुला हुआ रहना चाहिए। डिस्पोजल मतलब कुछ भी हो सकता है, बेचा, एक्सचेंज किया, उठा के फेंक डाला, ऐसा मतलब है। ठीक है, नेक्स्ट सब पॉइंट सी, अनरियलाइज्ड गेन, अनरियलाइज्ड गेन फ्रॉम होल्डिंग ऑफ करंट एसेट्स, अनरियलाइज्ड गेन फ्रॉम होल्डिंग ऑफ करंट एसेट्स। इसके लिए कौन सा एग्जांपल दिया था करंट एसेट के लिए मैंने अभी? इन्वेंट्रीज। ऐसा आना चाहिए ना एग्जाम्पल दिमाग में। ये सब एमसीक्यू में आता है इसलिए ये लिखा रहा है। और एक एमसीक्यू सांगितलं मी, 2-2 मार्क का एमसीक्यू है, नेगेटिव मार्क नहीं है, छोड़ के नहीं आने का। सब पॉइंट डी, नेचुरल इंक्रीजेस, नेचुरल इंक्रीजेस इन हर्ड्स, natural increases in herds and agricultural products. नहीं तो इतना बोरिंग रहता है ना पढ़ने को, इसलिए एग्जाम्पल होना मांगता है। नहीं तो तुम इतना बड़ा पढ़ेगा भी नहीं। हर्ड्स मतलब दिमाग में क्या आना चाहिए? अरे घोड़ा 15 करोड़, अपने से वैल्यू ज्यादा। हाँ, फिर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, परदादी, मैंगो, फुकट मिला ना। हाँ, तुम थोड़ी जाके रोज पानी डाल के आता रत्नगिरी में है, रोज जाता रत्नगिरी में पानी डालने को? क्या वेकेशन में पूरा पानी डाल के आ जाता है? बस 1 साल का पानी डाल दिया तो प्रीमियम मिलता है ना तुमको। तो वो सब सीखेंगे इंड एस 41, उसके लिए सीए फाइनल में आना पड़ेगा, एएस नहीं है उसके ऊपर। नेक्स्ट सब पॉइंट ई, रियलाइज स्लैश अनरियलाइज्ड गेन, realized slash unrealized gain from changes in foreign exchange rates, from changes in foreign exchange rates, from changes in foreign exchange rates on translation of foreign currency financial statements, on translation of foreign currency financial statements। ये आपका कवर होगा AS11 में, फॉरिन एक्सचेंज AS11, AS11 में फॉरिन एक्सचेंज में सीखेगा आप। सुना? और कौन सा एग्जाम्पल दिया मैंने? ट्रम्प $1000। नेक्स्ट सब पॉइंट एफ, सब पॉइंट एफ, realized gains from realized gains resulting from
realized gains resulting from the discharge of an obligation, the discharge of an obligation at less than its carrying value, at less than its carrying value. Underline the word obligation. Obligation मतलब liability. Obligation मतलब liability. And discharge मतलब settle. सेटल कर दिया आपने, लाइबिलिटी को सेटल कर दिया सस्ते में, ऐसा दिमाग में आना चाहिए। समझा आपको? आने तो पढ़ते पढ़ते ऐसा सो जाएगा आप, तो मीनिंग समझ के करो तो सोएगा नहीं। नेक्स्ट जी पार्ट, अनरियलाइज्ड गेन्स, अनरियलाइज्ड गेन from the restatement of carrying amount, from the restatement of carrying amount of an obligation, carrying amount of an obligation. एग्जाम्पल बोलो, चलो, एनीबडी? हाँ, एम्प्लॉय का रीवैल्यू कर दिया या लायबिलिटी को रीस्टेट कर दिया? रीस्टेट मतलब रीवैल्यू कर दिया, वो लायबिलिटी को, वो लायबिलिटी को रीस्टेट कर दिया। वाला बड़ा अपना क्रेडिटर जो है उसका सिल्वर जुबली है, उसने सबको डिस्काउंट दिया। सुन रहे? अभी था ना एक आध फैक्ट्री में दिवाली के टाइम सबको गाड़ी दिया ना, एसयूवी दिया। हाँ, तो पढ़ाई करो तो नौकरी करेगा ना, नौकरी स्टार्ट नहीं किया गाड़ी चाहिए तो कहां से मिलेगा? बराबर, याद है? ऐसा होता है वो, ठीक है। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट पार्ट हेडिंग दे दो। आई थिंक वी हैव कवर्ड ऑल दिस, नो? एक मिनट, डेफिनेशन हो गया ना अपना? हुआ कि नहीं हुआ? डेफिनेशन डन, रेवेन्यू रिकॉग्निशन डन, एजेंसी, सारे पॉइंट्स कवर हो गए? यस, आई थिंक ऑल डन। ये आज कवर कर दिया हमने। डन, फिनिश्ड, क्लियर, समझ में आया सबको? एमसीक्यूज में बराबर लिखने को आना चाहिए। मैं एमसीक्यू बताने वाला हूं, then we will do the main part. Let me see if you are able to crack the MCQs. सब 2-2 मार्क का है। Let's see आपको 2 में से कितना मिलता है। उलझा सिम सिम, इस बच्चे को 2 में से कितना मिला? कितना MCQ देखते हैं। चलो 5 MCQ है, तो 10 मार्क का टेस्ट है। पहला फर्स्ट MCQ, हाँ नहीं आता तो नेक्स्ट में जाएंगे हम। हाँ, अब लेना है पास तो नेक्स्ट। जैसे अमिताभ बच्चन क्या रहता है, फास्टेस्ट फिंगर। हाँ, थैंक यू। कितना मिनट चाहिए 5 MCQ के लिए? 10 मिनट? अरे कितना मिनट चाहिए 5 MCQ के लिए? कितना मिनट चाहिए? कितना शाने लोग हैं, मतलब जवाब भी नहीं देगा, इसका टाइम ले लेगा ऐसे। ओ शाने पंची, टाइम बोलो, कितना मिनट चाहिए? 5 मिनट में 5, 10, 12,
15। ये शाणे पंची जल्दी जवाब दो। हाँ, 10, चलो 10। उसमें से वैसे ही टाइम पास करके ले लिया कुछ, फिर भी चलो 10 दे रहा हूं मैं। पास करना है, पास कर देना। मतलब बड़ा 10 मिनट इसमें लगा डाला। क्या एक ही में तो निकाल देगा 10 मिनट? हाँ, हेलो बोल रहा सी। ओके, कंप्यूटर जी, लॉक सी। आंसर लास्ट में मालूम पड़ेगा भाई। सब लोग सी लॉक किया जाए। हाँ, चलो सेकेंड क्वेश्चन। अच्छा, एकदम फुर्सत में दोनों मैं बैठ जाता। हाँ, अच्छा तुम्हारा लकी कोई नंबर, लकी नंबर है क्या वो? तो मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, चलो सी। तो बड़ा सब कुछ सी सी मार्क कर रहा है, लॉटरी टिकट। पक्का ना, सी सब लोग बोल रहे हैं? हाँ। हाँ, हाँ, मतलब है किसी का तो लकी लेवल अल्फाबेट है इधर। चलो सी वापस। हाँ, कैल्सी यूज कर सकते हैं। क्या हो गया? वापस सी। किसी को चेंज करना है बोल देना, बाद में बोलना मत। ये लोग दादागिरी कर रहा था। सब लोग का सेम है, तो काय को आगे का पड़ता है, काय को उधर भी सी बोल दो ना, खत्म हो गया। रीड करने का है, रीड करना है कि सीधा सी बोल दे वे?
क्या वापस सी? ये बोलता है बी। क्या मार्क करे? हाँ, दो आंसर है। कुछ लोग ए बोल रहे हैं, कुछ लोग बी बोल रहे हैं। इधर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। गर्ल साइड में कुछ भी नहीं बोल रहे। वो लोग का मन अभी भी सी में ही है। गर्ल्स में सी बोल रहे हैं। अच्छा, कुछ गर्ल्स ए बोल रहे हैं। अमिनी से ए कौन बोल रहा है? दो जन, तीन जन। अमिनी से बी बोल रहा है। दो तीन। अमिनी सी बोल रहा है। अच्छा, ये सी वन टू। डी कौन बोल रहा है? डी डी नहीं, डी है। डी डी कहाँ से आएगा? अच्छा, इधर मिक्स्ड है, मतलब कुछ लोग अटेम्प्ट ही नहीं कर रहे हैं। ये भाई, इसमें नेगेटिव मार्क नहीं तो सब लोग को अटेम्प्ट करना चाहिए ना। क्या ना क्या बोल रहे हैं? हाँ, अच्छा डी बी चाहिए। अच्छा, हाउ मेनी से ए एप्पल? ओनली वन, टू। हाउ मेनी से बी? बी फॉर बैट। अच्छा, हाउ मेनी से सी फॉर कैट? अच्छा, एक ही कैट है। हाँ, डी फॉर, डी फॉर डेन। हाँ, इधर एक ही डेन है। चलो, मिक्स्ड है बराबर। किसी को चेंज? हाँ हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन में रिव्यू करना है। चलो बोला रिव्यू करना है, देखते हैं टाइम है क्या रिव्यू के लिए। है तुम्हारे पास और कुछ? बी एन यही है ना? किसी को सी? अच्छा, एक कैट था ना अपना। हाँ, और डेन एक है। हाँ, तो एक एक है। हाँ, और कुछ रिव्यू करना है? और क्वेश्चन वन ये बोल रहा है, एक जन बोल रहा है क्वेश्चन वन रिव्यू करना है मेरे को। हाँ, हो गया रिव्यू। बेल बजा तो खत्म है, भाभी बोल दो। हाँ, चेंज करना है ऑप्शन। अजीब प्राणी लोग हैं। अच्छा, पूरा पैसा उठाएगा, ऐसा पूरा वसूल करेगा लास्ट मोमेंट तक। रिव्यू हो गया कि बाकी है? हो गया डन। हाँ, इधर फर्स्ट बेंच वाले लोग कुछ चेंज करने वाले हैं, नहीं कर रहे हैं। वॉइस लॉक किया जाए, फिर बोलना है मत ना मैं प्रेशर में काम किया। हाँ, चलो कंप्यूटर जी बता दीजिए भाई इनको कितने मार्क्स मिले। ए बी वाला करेक्ट है। सी तुमने कितना बार बोला? एक दो। अच्छा, तुम्हारा चार सी था, तीन ही है, तो 6 मार्क कंफर्म्ड है। और इसमें बी है, कितना जन था बी वाला? हाँ, उसका 8 मार्क हो गया। बाकी, अच्छा अभी टाइम आउट भी हो गया। चलो मैं रीड करता हूँ पहला। ये फिफ्थ वाला पहला सॉल्व कर लेते हैं। क्या दिया है? एक्स वाई सब्सक्राइब्ड, ये तो ऊपर स्टोरी है, मैं पढ़ नहीं रहा है। फिर बोला ऊपर क्यों नहीं पढ़ रहा हूँ, तो स्टोरी है नीचे। एक्स एक्स सब्सक्राइब्ड फॉर फ्री व्यूइंग ऑन 1 March 20 X1। आफ्टर 1 month ही एग्री टू पे फॉर एनुअल मेंबरशिप 1200 रुपया। अब जरा ध्यान से देख लेना। ये बराबर है? हेलो, इधर ये फ्री व्यूइंग चालू किया, फ्री।
फ्री व्यूइंग चालू किया और ये फ्री व्यूइंग पीरियड में तुम क्या कर सकते हो, कैंसिल कर सकते हो। वन ऑप्शन कैंसिल कर दो, दूसरा ऑप्शन क्या, पे। पे कितना, फॉर हाउ मेनी मंथ्स, 12 महीना। 1212 महीना का ना, कभी पे करेगा। अरे कौन सा डेट को पे करेगा, 1 अप्रैल X1 को पे करेगा ना। उसका कौन है, नेटफ्लिक्स वाला है ना, हाँ फ्लिक्स नेट, हाँ। से फ्लिक्स नेट वाला क्या करता है, अरे वो लोग दिया है, मैं नहीं बनाना है। इतना गुस्सा आता है लोगों को, ठीक है ना, फ्लेक्स नीट, हाँ। तो ये फ्लेक्स नीट वाला क्या है, वो बता तू 1 महीना देख, 1 महीना देख, तेरे को मजा आया, नहीं मजा आया तो फैसला इधर कर। अरे क्लियर। तो ये जो 1200 रुपया लेने वाला है, वो कौन सा 12 महीने के लिए लेगा, ये 1200 रुपया इज फॉर व्हाट पीरियड, फ्रॉम व्हाट पीरियड टू व्हाट पीरियड। हाँ, इट इज 1 अप्रैल X1 टू 31 मार्च X2। ये पिछला वाले के साथ कोई संबंध है क्या, नहीं। मालूम पड़ा इन्होंने 31 मार्च को बोला मला नहीं पाहिजे, तो उसका जेब से क्या गया, अरे बोलो, कुछ नहीं। इसने देखा 31 मार्च तक, फिर बोला नहीं मेरे को 1200 दे के सब्सक्राइब करना है, तो ये 1200 कितना महीने के लिए भरने वाली है, कब से लेके, हाँ 1 अप्रैल से 31 मार्च, नॉट 1 मार्च X1, नो। बिकॉज 1 मार्च X1 को जो लोग भी फ्री में लेगा उनका कोई कमिटमेंट नहीं है। समझ में आया आपको। तो वो लोग क्या पूछ रहे हैं, नहीं, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुली डिजाइन क्वेश्चन। तो क्या पूछ रहा है इधर, रेवेन्यू दैट कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय फ्लेक्सनीट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च X2। तो फॉर द ईयर मतलब कौन सा तारीख से कौन सा तारीख, 1 अप्रैल X1 से 31 मार्च X2 तक का रेवेन्यू क्या है। आर यू क्लियर। अगर वो बोलता था कि तू 31 मार्च को तू पैसा देगा, तो इट विल बी ओनली फॉर 11 मंथ्स, वो तो ऑलरेडी 1 महीना देख चुका है, देन 1100 रुपया आता था। अगर वो बोल रहा है 31 मार्च को तुम कंफर्म करेगा और 1200 भरेगा, तो तुमको आने वाला 11 महीना मिलेगा, बिकॉज 1 महीना तुमने देख लिया है, तो 1100 होता था। वो ऐसा नहीं बोल रहा है, फ्री का फ्री में ही रखो, तो पैसा देना जरूरी नहीं है। लॉजिक समझा क्या आपको। तो जो लोग को ए लगा, क्यों ए लगा, 100 रुपया किसको लगा, क्यों 100 रुपया लगा, वो लोग ने ये रेवेन्यू कौन सा पीरियड का पूछा है, फॉर द ईयर एंड ना, तो कितने का रेवेन्यू पकड़ने का, फॉर द ईयर एंडेड हाउ मच यू अर्नड, 100 रुपया कहां से आ गया। वो 1 महीने का रेवेन्यू नहीं पूछ रहा है, वो बोल रहा है रेवेन्यू फॉर द ईयर एंडेड 31 में। मैं इंडिविजुअली इसलिए सॉल्व कर रहा है बिकॉज अपना एक छोटा सा है, तो वी कैन गो इन डिटेल। समझ में आया। हाँ, और बी वाला कौन था भाई, बहुत सा लोग था। चलो वो लोग का आंसर तो सही है, सी। हाँ अच्छा, आपने ईयर एंडेड 31 मार्च X1 पकड़ा, ओके चलो, रीडिंग एरर है, अपन एकदम गाय में रहते हैं। इंटरप्रिटेशन और भाई डेन वाला क्या हो गया, अभी समझा, पे कभी करने वाला है, सब्सक्रिप्शन फ्री होने के, फ्री में देखने के बाद पैसा भरेगा ना। हाँ समझ गया सबको, कर ला। हाँ, अभी कौन सा डेंजर जोन में,
ए वाला डेंजर जोन में. विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन मस्ट बी met to recognize revenue from the sale of goods? The entity selling does not have any continuing influence or control over the goods. इसका मीनिंग बता दो मुझे. हाँ, रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो गया और उसके अथॉरिटी में गुड्स. हाँ, कंटिन्यूइंग इन्फ्लुएंस एंड कंट्रोल. कंटिन्यूइंग इन्फ्लुएंस मतलब नाउ ही कैनॉट डिसाइड, हु सेलर कैनॉट डिसाइड कि सामान के साथ क्या करना है. तुम्हारा मर्जी है. तुम नीचे वाले से डबल रोटी लिया, मालूम पड़ा इसने डबल रोटी लिया, खा लिया. वो पीछे वाला है, वो डबल रोटी लिया, द डॉगी. तो वो दुकान वाला थोड़ी डबल रोटी वाला बोलेगा क्या डॉगी के देता है, इंसल्ट करता है. बोला काय का इंसल्ट भाई, मेरा मर्जी है. और वो डबल रोटी ले रही है, वो उसका कचरे के डब्बे में डाल दिया. वो दुकान वाला कुछ बोलने वाला है, वो बोले क्या हो गया, कुछ नहीं, डाल दिया. बोले ठीक है, तुम्हारा मर्जी है भाई. आर यू गेटिंग? अब दुकान वाला कैन दो दुकान वाला से, अरे तू काय को फेंक रहा है, उसको दे देना बाजू वाले को, तू क्यों फेंक रहा है. कैन ही से दैट? वो बोले मेरा मर्जी है, मैंने पैसा दे दिया ना, शांत रहे भाई. तू क्यों बोल रहा है उसको दे, डॉगी को दे, मेरा मर्जी है. ऑन द पॉइंट, ये क्लियर है. नेक्स्ट, व्हेन द गुड्स आर डिस्पैच्ड टू द बायर, डिलीवरी, मीनिंग डिलीवरी ना, मतलब डिलीवरी होना चाहिए. मतलब कस्टमर की इधर डिलीवरी के लिए भेज दिया मैंने सामान, वो कंडीशन है. रेवेन्यू कैन बी मेजर्ड रिलायबली, मेजरेबिलिटी आ गया. नहीं सही, मतलब ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन ये सही. मतलब कैन दिस बी अ पार्ट? यस. कैन दिस ऑल्सो बी अ पार्ट? यस. कैन दिस ऑल्सो बी पार्ट? यस. मेजरेबिलिटी भी इंपॉर्टेंट है. सप्लायर इज पेड फॉर, सप्लायर इज पेड फॉर द गुड्स. ये जरूरी है कि नहीं है? अरे बोलो, जरूरी थोड़ी है, नहीं है जरूरी है, नहीं तो फिर क्रेडिट ट्रांजैक्शन ही नहीं होएगा. ये कंपलसरी नहीं, ये लोग फिर भी नजदीक नजदीक है. आर यू गेटिंग? डिस्पैच होना चाहिए. हाँ, क्या? हाँ हाँ, आ रहे हैं. पहले मीनिंग देख लो. मैं बोल रहा हूं कौन सा कंडीशन नॉर्मल कंडीशन में है. बराबर. आगे, इट इज रीजनेबली सर्टेन दैट द बायर विल पे फॉर द गुड्स. यस, द बायर हैज पेड फॉर द गुड्स. पेमेंट प्राइमरी कंडीशन नहीं है, प्राइमरी नहीं है, नॉट प्राइमरी. ये भी प्राइमरी है, ये प्राइमरी है, वो प्राइमरी नहीं है. अच्छा, अभी बचे चार, इसके अंदर तो तीन तीन ही है. अब किसी को मुझे छोड़ना है कंडीशन में, तो मुझे किसको मैं छोड़ सकता हूं, बात वो है. whom I can drop, बोलो. सेकंड को ड्रॉप कर देने का. क्यों थर्ड को नहीं ड्रॉप करने का? ओके, और कुछ?
इंपॉर्टेंट पार्ट ऐसा है, सुन लेना केयरफुली। ये लोग बोल रहे हैं व्हेन गुड्स आर डिस्पैच टू द बायर, अभी उसका डिटेल बात कर लेते हैं। गुड्स आर डिस्पैच टू द बायर, हम बोल रहे हैं नॉट डिस्पैच टू द बायर कैन बी रिकॉग्नाइज्ड एज रेवेन्यू प्रोवाइडेड इट इज एट द रिक्वेस्ट ऑफ द बायर। वो स्पेशल है भाई। तुम क्रोमा के पास गया, टीवी बुक किया, बोलता पैसा भर दो कल बेच देते हैं, पैसा भर दो बेच देते हैं। अब मालूम पड़ा पूरा क्रोमा का दुकान लूट के चला गया कोई। तुम न्यूज सुना, तुम चला गया क्रोमा, क्रोमा क्रोमा काय झालं, बोला चोरी झालं। तो टीवी का रेस्पॉन्सिबिलिटी किसका है? क्यों? डिस्पैच तो नहीं हुआ, तो फिर ये कंडीशन है कि नहीं है? इंपॉर्टेंट है। डिस्पैच तो जिम्मेदारी है तुम्हारा। रिस्क रिवॉर्ड नहीं तो ट्रांसफर कैसे होएगा? रिस्क रिवॉर्ड नहीं तो ट्रांसफर कैसे होएगा? डिलीवरी नहीं होगा तो रिस्क रिवॉर्ड ट्रांसफर कैसे होएगा? तुम जबरदस्ती कर रहे है, ये जबरदस्ती कर रही है। नहीं नहीं प्लीज रख दो ना मेरा सामान। सुन रहे? तुम जबरदस्ती कर रहे है क्रोमा वाले को, प्लीज यार मेरा लैपटॉप रख दो ना। वो बता नहीं चाहिए भाई, कल कुछ हो गया तो मैं नहीं बता सर, आपका जिम्मेदारी नहीं मेरा जिम्मेदारी है। नहीं समझ में आ रहा है? हाँ तो फिर तुम एग्री कर रहे है। नॉर्मल सरकमस्टेंस में क्या है? नॉर्मल सरकमस्टेंस में डिस्पैच इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? हाँ, उसके बिना रिस्क रिवॉर्ड ट्रांसफर ही नहीं होगा। यू आर टॉकिंग ऑफ ए स्पेशल केस। यू गॉट माई पॉइंट? स्पेशल केस इज नॉट कंपल्सरी। आर यू गेटिंग? ये एग्जाम्पल समझा? आपने टीवी लिया, क्रोमा बोलता है कल मैं डिलीवरी करा देता हूं, और मालूम पड़ा जो माल था सब चोरी हो गया, तो अभी जिम्मेदारी किसका था? ही कॅनॉट से मी तुला इनवॉइस दिलं बघ, रिस्क रिवॉर्ड ट्रांसफर झालं, चलेगा? तो बिल देखते रहना, लाख रुपए का टीवी है। यही फंस जाते हैं हम, समझा? हाँ तो कौन सा कंडीशन इंपॉर्टेंट हो गया? देखो ये दोनों में सेलेक्ट करना पड़ा, तो कौन सा ज्यादा बेटर है? ये मैं नहीं बोल रहा हूं इट वॉज इजी, ये दोनों में टाई है समझो, और मेरे को एक को सेलेक्ट करना है, तो किसको सेलेक्ट करूंगा मैं? अरे जवाब दो। सेकेंड। ये दोनों में टाई है और मेरे को बोला सेलेक्ट करो, तो कौन सा टाई करो? ऑब्वियसली सेकेंड। क्यों? थर्ड वाला इज टेकन केयर बाय हुम, मालूम है? थर्ड कंडीशन इज टेकन केयर बाय हुम? फिफ्थ। हाउ थर्ड इज टेकन केयर बाय फिफ्थ? रीजनेबली सर्टेन दैट द बायर विल पे। ये बोल दिया मतलब क्या? बायर को पैसा मिलेगा, दिलदार है, बायर को सैलरी मिलेगा। हाँ बोल भाई। बायर से सर्टेनिटी है पैसा आने का, उसका मीनिंग क्या हुआ? कितना पे करना है उसको मालूम है। मालूम ही नहीं तो फिर सर्टेनिटी का है का? तुम गए प्रकाश सर के पास और बोलता मेरा फीस कितना है, सर बोलते मैं कल बताता हूं, तो कल प्रकाश सर मिले, बोला पैसा ला, तो क्या बोलोगे आप? सर आप बताने वाले थे फीस कितना है। सर ने बताया, अभी आपके पास क्या आ गया? सर्टेनिटी।
वापस 2 दिन के बाद प्रकाश सर मिले, बोला पैसा ला यार, कैन यू से माहित नव्हतं? डिफरेंस है ना. तो चूज करने को आना चाहिए, ये क्रिटिकल है. आप जो फंसे नॉर्मल फंसे, डोंट थिंक ये एक्सेप्शनली फंसे, नहीं ये नॉर्मल है. कंडीशन सब सिमिलर ही दिखेगा, तो आपको चेक करना पड़ेगा कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो पिक करने को आना चाहिए. तो कितना जन को मिला? 8. 8 मार्क 10 में से. अच्छा 8 मार्क वाले 6, 4, 2, 0. तो क्या कुछ लोगों को मार्क्स ही नहीं मिला क्या? मिला ना. हाँ ठीक है. क्लियर ऑन इट? समझा आपको? क्लियर है कॉन्सेप्ट? क्लियर. चलो इसका आंसर दे दो भाई, इसका आंसर दे दो. कम ऑन. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 2. नंबर है, नंबर. कैलकुलेटर रेडी रख सकते हैं आप. रीड कर रहा हूं. फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, ये सब नया क्वेश्चन डाला है इंस्टीट्यूट ने. 31 मार्च X1 KY एंटरप्राइज एंटेड इनटू फॉलोइंग ट्रांजैक्शन. क्या बोला है? 31 मार्च X1 को KY सप्लाइड, KY 31 मार्च को KY सप्लाइड टू मशीन टू कस्टमर ST. बोथ मशीन्स वेर एक्सेप्टेड बाय ST ऑन 31 मार्च X1. कौन सा दिन को एक्सेप्ट किया, ये इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? हाँ क्यों? हाँ क्योंकि 31 मार्च X1 को अगर तुमने एक्सेप्ट को इंपॉर्टेंस दिया तो रेवेन्यू वो साल को रिकॉग्नाइज होगा. तुम बोलेगा एक्सेप्टेंस इंपॉर्टेंट नहीं है तो फिर अगला साल हो जाएगा. इसलिए वो लास्ट डेट को ही पकड़ के रखा है. उसको मालूम ये गुम जाएगा, इधर का हाँ ना बोलेगा तो इसको 0 मिल जाएगा. वो चाहे वो लोग पेपर डिजाइन करते हैं. Machine 1 was a machine that was routinely supplied by KY to many customer and the installation process is simple. So machine 1 का इंस्टॉल करना बहुत इजी है. जैसा मालूम पड़ा तुमने क्या बोलते हैं मोबाइल का चार्जर लेके गया, वो चार्जर अलग आता है, वायर अलग आता है ना. अब उसका इंस्टॉलेशन सिंपल है कि डिफिकल्ट है? ऑब्वियस है ना. यू विल नॉट कॉल द क्रोमा टू से चला फिट करून दाखवा. मी कन्फ्यूज झालं, ए एंड इकडे जाणार की रिव्हर्स एंड इकडे जाणार. सिंपल है वो. मशीन 1 was installed on 2nd April by ST का एम्प्लॉय. फिर भी आप बहुत ये कंजर्वेटिव है. अब बोला भाई लाल लगा के दे भाई. क्रोमा वाला बोलता अरे सर वो प्लग नहीं, ये प्लग सस्ता है बट ते माझे ओवन एकदम एक्सपेंसिव है. लपड़े झालं तो ओवन घेत जाणार. तो ठीक है सर. तो सेकंड को आया और आपको प्लग में वायर लगा के दिखाया, देख लाइट आ रहा है. आगे मशीन 2 was more specialized in nature, requires an installation process which is more complicated, requires significant assistance from KY. Machine 2 was installed between 2nd and 5th April. Detail of cost and selling price is given. मशीन 1 का सेल प्राइस 3,20,000 है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 160 है. इंस्टॉलेशन लिया ही नहीं. क्यों नहीं लिया? इजी लल्लू. अब आने के बाद क्रोमा को बोल दे कितना पैसा लेगा, बोला सर क्या जाने दो, मैं वैसे भी आया था तो लगा के दे. मशीन 2 3 लाख है, कॉस्ट 1.5 लाख है, इंस्टॉलेशन 10,000 ले रहा है. एक मालूम पड़ा तुम्हारे घर में वॉशिंग मशीन लगा रहा है. वॉशिंग मशीन देखा है कि नहीं? तो उसके लिए क्या लगेगा? पहला पानी का इनलेट लगेगा. तो प्लम्बर है, प्लम्बर इनलेट लगा के दिया. फिर आउटलेट लगेगा. अरे मशीन धोएगा तो पानी जाना चाहिए ना, वो जमा थोड़ी होएगा. तो उधर पे आउटलेट लगेगा. फिर प्लग इन पॉइंट लगेगा, बड़ा पॉइंट लगेगा बिकॉज हेवी मशीन है. तो 3-4 काम है. तो दैट यू विल नॉट से फ्री में. 2-3 घंटे का काम है, बोला पैसा लगेगा. 10,000 ले लिया उसने. हाउ शुड द अबाउट ट्रांजैक्शन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय KY
फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च X1। 5 मार्क का क्वेश्चन है, कितना मिनट चाहिए बोल दो। टाइम आ रहा भाई, फटाफट बोलो। हाउ मच टाइम? अरे कितना टाइम? 1 मिनट, 2 मिनट, क्या 9 मिनट? ठीक है, गांव घूम के आएगा। लिखने थोड़ी वाला है ये भाई, लिखने का नहीं है, सोचने का ही है। लिखने का काम के लिए थोड़ी 10 मिनट लगेगा। अच्छा आंसर बोल रही है, नहीं बोला मिनट। दोनों आंसर चाहिए बेटा। हाँ चलो, एक ही में 2 ही मिनट। हाँ, बिकॉज एक जन बोलता मैं रेडी है, तुम्हारा टाइमिंग के चक्कर में मैंने आंसर ही रेडी कर दिया। रीजन चाहिए मेरे को, रीजन रीजन, हाँ प्रोविजन चाहिए। तो फिर रीजन काय का लाएगा? रीजन प्रोविजन ही है। तो मेरे पास कन्विंस करो, 3 लाख दिखता है ना, 1.5 दिखता है ना, ऐसा नहीं बोलना है। प्रोविजन चाहिए मेरे को। क्या डाउट है? हाँ हाँ, जो भी है प्रोविजन के साथ। ऑब्वियस, तुम लोग को प्रोविजन बोले इतना दुख का को होता है? बुक देख के रीड करने वाला है, उसमें बड़ा तकलीफ कर रहे हैं आप। बायात करने को तो बोला भी नहीं मैं। चलो फाइन, सांगा हु इज रेडी? मशीन 1, प्रोविजन, आंसर। प्रोविजन आंसर मशीन 1। लास्ट बेंच वाली शुरू कर रही है प्रोविजन। उतना ही। और कुछ किसी को प्लस माइनस? और एक लाइन मिसिंग, वन मोर लाइन मिसिंग। प्रोविजन का वन मोर लाइन मिसिंग। हाँ, शी सेइंग मैं प्लस माइनस करती हूं। इंस्टॉलेशन है भी नहीं, फ्री में है। तो जीरो को ऐड करो या मत करो, क्या फर्क पड़ता है? शुरू बराबर किया बैट्समैन ने, बट आधा आधा ऐसा बॉल मार के नहीं आता पकड़ लेवल। शुरू आपने सही किया, फिनिश बराबर नहीं कर रही है। एनीबडी वांट्स टू डू प्लस माइनस?
In case of machine 1, if the installation is simple, then the revenue recognition need not wait till the installation is done. क्योंकि वो स्पेशल केस में लिखा है हमने, subject to installation only when the installation is complicated. सुन रहे हैं? तो इसलिए बोल देने का। तो आपको प्रोविजन लिखते वक्त बोलना पड़े इन केस ऑफ सेल ऑफ गुड्स, वो उसने बराबर बोला, द रेवेन्यू विल बी रिकॉग्नाइज्ड व्हेन द रिस्क एंड रिवॉर्ड एसोसिएटेड विद ownership of the goods is transferred and there is reasonable certainty that the amount will be collected. Are you clear? And if the installation process is simple, then the revenue can be immediately recognized when the goods are dispatched. सेल और रिटर्न नहीं करने का बेटा, इसमें रिटर्न का कोई ऑप्शन है ही नहीं। कहां बोला है तेरे को नहीं पसंद है तो वापस दे। एक मिनट, एक्सेप्टेड मतलब अमेजॉन वाला तुम्हारा घर में आया और तुम्हारा पेरेंट्स ने उसको एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट किया मतलब लेके माल को अंदर रखा, खत्म। बाद में तुम घर पे जाके ओपन करके तुमको अच्छा लगा नहीं लगा, बात का बात है। एक्सेप्टेड मतलब कस्टमर ने माल ले लिया, खत्म। दैट इज द मीनिंग ऑफ एक्सेप्टेड। क्लियर है? तो फर्स्ट मशीन का एशी सेड रेवेन्यू ऑफ कितना रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा? 3,20,000। सेकेंड मशीन में क्या करने का? एनीबॉडी? सेकेंड मशीन अभी तो बोला तुम लोग मेरा हो गया, मैं रेडी है। रुका है मैं? हाँ, इसको तो टर्न मिल गया भाई बहुत। और कोई जिसको टर्न ही नहीं मिला? हाँ, इनको भी टर्न मिल गया ना। और कोई जिसने बात ही नहीं किया? फर्स्ट सेकंड बेंच वाला ये कुछ बोला ही नहीं आज, ऐसा शपथ लेके आया है। कंफ्यूज्ड है, सोच रहा है, हाँ बहुत दिन के बाद आया हो। और हाँ, ये फर्स्ट बेंच वाली, अच्छा ये भी बहुत दिन के बाद है। तो गांव जाके आते हैं आप लोग। और पीछे इसमें तो सबने दिया आंसर। हाँ, ये लास्ट बॉय। वो बोला 3 लाख रुपया सेल का रिकॉग्नाइज कर दो, मशीन का 2 का, और जो इंस्टॉलेशन है 10,000 का, वो सेकेंड एंड 5 अप्रैल के बीच में हुआ है, तो अगला साल में चला जाएगा। बराबर ना? हाउ मेनी एग्री विथ हिम? उसका पार्टनर एग्री करता है। हाउ मेनी से इज रॉन्ग? 1 2 2 another 2 2। Any reason? वो बोलता है मशीन जब तक इंस्टॉल नहीं होगा यूजफुल नहीं होगा, फिर उसको रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं करने का। इज इंस्टॉलेशन अ प्री कंडीशन? नो। हाउ डू यू नो इट इज नॉट? Because they are charging you separately. They are charging you separately. तुम टीवी लेके आया दुबई से, इंस्टॉल कर रहे इंडिया में,
तो दुबई वाला क्या उधर से फोन करके पूछेगा, काय टीव्ही इन्स्टॉल झाला का नाही? बोला नाही साहेब नाही झालं, तो रेव्हेन्यू नाही रेकॉग्नाइज करू ना मी. वो बेचने के टाइम ही बोल रहा है भाई टीवी ले ले, इंडिया में आदमी नहीं भेजेगा. बोल बड़ा तेरा इंडिया में आदमी भेजेगा तो 50,000 तो आने जाने का लग गया. तो लोकल में बुला लो आदमी, हो जाएगा सेटल. हाउ डू वी नो दैट? दे आर ट्रीटिंग इट एज सेपरेट, नो कंडीशन. अगर वो बोलेगा कि मशीन लगा के देगा फिर 50,000 रुपए का मुझे पैसा देना, अगर वो बोला रहेगा 3,10,000 रुपया आप मशीन इंस्टॉल होने के बाद देना, समझो सब मिला के 3,10,000 था, तो बोल रहा है 3,10,000 तब देना मशीन इंस्टॉल होने के बाद. देन द रिकॉग्निशन ऑफ मशीन विल डिपेंड ऑन इंस्टॉलेशन. Now here it is not one part, there are two parts. One is what? 3 लाख रुपए के लिए कौन सा प्रोविजन लगेगा? सेल्स का, सेल ऑफ गुड्स का. और 10,000 के लिए कौन सा प्रोविजन लगेगा? रेंडरिंग ऑफ सर्विस, रेंडरिंग ऑफ सर्विस. कौन सा मेथड लगेगा? प्रोपोर्शनेट की कंप्लीटेड सर्विस मेथड? हाँ, नॉट प्रोपोर्शनेट. तुम्हारे घर में आया और मालूम पड़ा वो ड्रिल कर रहा है दीवार में, वो ड्रिलर टूट गया, बराबर. वो बता देखो मैंने 50% काम दिया है, 5,000 लाओ, कल मैं आता हूं, बाकी का कल करता हूं, बाकी का 5,000 कल देना. अब देगा? हाँ, क्या बोलेगा आप? काम पूरा कर भाई, मालूम पड़ा तू चला गया, आया ही नहीं. नहीं समझा? ऑब्वियस नो. तुम चला गया सलून में, ऐसा आधा बाल कट किया लाइट चला गया अभी तो बोला आधा पैसा दो, तो आधा पैसा देगा. हाँ, तो you have to think where what is used. You cannot say proportionate. कॉन्सेप्ट समझ रहे क्या आपको? हाँ, लॉजिकल. So that is the meaning of it. That's why I said questions are very beautifully designed. इसका आपको एक्सपीरियंस क्रिएट करना पड़ेगा. अरे हाँ यार, दोनों का पैसा अलग अलग है, दोनों का पैसा अलग अलग है, मतलब एक पॉइंट ऑफ रिकॉग्निशन है कि 2 पॉइंट ऑफ रिकॉग्निशन है? 2 है. वैसा सोचना है तो दोनों के लिए अलग अलग प्रोविजन लगेगा. समझा? उधर सेल ऑफ गुड्स का एक्सेप्शन में है, बट इधर वो एक्सेप्शन नहीं लगेगा, बिकॉज इंस्टॉलेशन को लोग पैकेज करके नहीं बेच रहे हैं, अलग से बेच रहे हैं. तो इसके लिए मशीन के लिए सेल ऑफ गुड्स लगेगा, रेंडरिंग ऑफ अपना इंस्टॉलेशन के लिए ऐसा आप ब्रेक करो. देखो प्रोफेशनल पढ़ाई वही सिखाता है आपको, कब इसको ब्रेक करना है, कभी इसको सिंगल पकड़ना है. एक्सपर्टीज है हो. हेलो, हाँ, तो ये पहचानो, मजा आएगा. और इसका हायर फॉर्म है, इंटर में पढ़ोगे, इंडेज 115 करके, रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर्स 115 करके. 115 स्टँडर्ड नहीं है, वो नंबरिंग वैसा है. तो बोले सब कुछ घर पे बोला फायनलला माहित आहे 115 स्टँडर्ड आहे, 115 नहीं है, 43 है. क्लियर ऑन इट? ओके, डन. बराबर करेगा? चलो फाइन. अभी एक टेस्ट रहेगा, कल टेस्ट कर देवे, कल तक हो जाएगा पढ़ के. यही होगा ना, और कौन सा होगा? कल लिखेगा, परसों लिखेगा. इतना डिप्लोमेटिक लोग है ना कि भाई